ദേശീയ ദിനമായ ആഗസ്റ്റ് 15 ദേശീയവാദികൾ मैं फातिमा बा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें ये मूवी दिखाकर हमारी सिंपैथी लूट कर हमसे बिजनेस कमवा कर कहीं ऐसा तो नहीं है ये पैसा खान खेमे के पास जा रहा है। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहना चाहती हूँ धर्मांतरण तो हिंदू लड़की का होता है, लेकिन आप जिसे वापस लाना चाहते हैं वो एक मोमिन होती है जो उस सरजमीन पे चली गई, वहाँ चली गई जिसकी औलाद हो गई। करोड़ों में से कुछ ही लड़कियां होंगी जो अगर उनसे बच्चे भी हुए हैं तो उसको नासूर समझ के वहीं छोड़ाएगी। बन के लोगों को सर्व करना चाहती हूँ। वायनाड से ही 400-500 लड़कियां गायब होती हैं, जो कि राहुल नकली गांधी का ये क्षेत्र है वायनाड, उनको ये संज्ञान लेना चाहिए फातिमा बा हूँ कि केरला से आखिर लड़कियां कहाँ जा रही हैं। अफगानिस्तान जेल। हाँ मैं मानती हूँ ये स्टोरी सही है, द केरला स्टोरी एक सही स्टोरी है। 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी हैं। जो चली गई है दोस्तों उनको वापस लाने का मत सोचिएगा, जो हैं उनको बचाइए। अब बाकी लड़कियों का क्या हुआ? कहा जाता है कि कुछों को सऊदी वगैरह में नीलामी कर दी गई और कुछों का स्किन ट्रांसप्लांट किया जाता है कि जैसे कोई पहाड़ी लड़कियां होती हैं। लोग अपने निजी स्वार्थ को देश और राष्ट्र के स्वार्थ से अधिक बल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। जब मैंने द केरला स्टोरी का टीजर देखा तो बीइंग एन एक्ट्रेस मैं देखती हूं कि डायरेक्टर कौन है, एक्टिंग कैसी करी है और एक्ट्रेस का बैकग्राउंड क्या है। थोड़ा मैं खान तलाशी पूरी करती हूँ, पूरी जांच करती हूँ। इसी आदत से मजबूर मैंने थोड़ी रिसर्च करनी आरंभ करी। डायरेक्टर विपुल अमृतलाल शाह थे, जिन्हें विपुल शाह के नाम से भी मूवी काफी रिलीज करी है। फिर उसके बाद आधा शर्मा थी, स्टार कास्ट देखी, मैं थोड़ी उनकी बैकग्राउंड में गई। फिर आपको ताज्जुब होगा, मैंने कुछ ऐसी ऐसी चीजें निकाली। फिर मुझे बड़ा हैरानी हुई कि एक और तो मूवी सत्य पे बातें कर रही है और ये तो अभी ट्रेलर है। और सुदीप्तो सेन जो कि डायरेक्टर हैं, उन पे मुझे कोई शक नहीं था, परंतु जो लोग जुड़े हैं उन पे थोड़ा सा मुझे डाउट है और मैं अब कुछ बातें आपसे करना चाह रही हूँ। बहरहाल पहले टीजर के बारे में बात करते हैं। जब टीजर की ओपनिंग होती है तो अपने ओपनिंग शॉट में एक्ट्रेस बोलती हैं अदा शर्मा, एक हिजाब एक बुर्खा पहने हुए हैं और कहती है कि मेरा नाम शालिनी उन्नी कृष्णन था, मैं नर्स बन के लोगों को सर्व करना चाहती थी। अब मैं फातिमा बा हूँ, एक आईसीएस टेररिस्ट इन अफगानिस्तान जेल, और मेरे जैसी 32,000 हिंदू लड़कियां और मेरे जैसी 32,000 गर्ल्स सीरिया यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी हैं। ये मेरी कहानी है, 32,000 लड़कियों की कहानी है। एक नॉर्मल लड़की को केरला में खतरनाक टेररिस्ट बनाने का एक डेंजरस खेल चल रहा है, कौन बचाएगा हमें, इस तरह से वो कहती हुई नजर आती है। तो दोस्तों बात ये है कि मैंने अदा शर्मा का देखा, तो अदा शर्मा जो कि लॉन्च हुई हैं 1920 की मूवी से। अब जानते हैं लॉन्च किसने करा है? विक्रम भट्ट ने। तो बात साफ हो जाती है, विक्रम भट्ट के खेमे की है। मूवी के बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं। अदा शर्मा के बारे में अगर मैं बात करूँ तो अदा शर्मा के एक्टिंग करियर की शुरुआत होती है 1920 नाम की एक मूवी से, जो कि एक हॉरर सीक्वेंस था। और जानते हैं इन्हें लॉन्च किसने करा? भट्ट खेमे ने। विक्रम भट्ट यानी कि महेश भट्ट के भाई ने इन्हें लॉन्च करा। तभी मैं चौंकी, क्योंकि एक वामी सोच विचारधारा के लोग, एक खेमे से जुड़े लोग इस तरह की मूवी बना रहे हैं। तो मैं और सनातनियों की तरह, हिंदुओं की तरह मूर्खता नहीं करती, भले बातें सच्ची हूँ लेकिन आगे अंदर क्या है वो भी ठीक है। मैं सुदीप्तो सेन पे मेरा कोई शक नहीं, क्योंकि उनका जितना भी खंगालो सब साफ निकलता है। लेकिन आप किसके साथ जोड़ रहे हैं वो बड़ा मायने रखता है। कभी कभी सही व्यक्ति गलत लोगों के हाथों में भी आ जाता है, इसलिए मैं ये बात बता रही हूँ आपको। अदा शर्मा जो कि बहुत ज्यादा हिट मूवी उन्होंने नहीं दी, तो अचानक से उनको पुरी जगन्नाथ के साथ काम मिल जाता है, जो कि साउथ के सुपरस्टार हैं। पुरी जगन्नाथ, उनके साथ उनकी मूवी ठीक ठाक कमाई करती है, क्योंकि साउथ में एक्ट्रेस से ज्यादा एक्टर पे ध्यान दिया जाता है। फिर हंसी तो फंसी में उनको एक सपोर्ट रोल था। हंसी तो फंसी में भी परिणीति थी, ये देखिएगा आप, परिणीति का एसआरके का खेमा आता है। फिर इन्होंने पुनीत राजकुमार, जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनके साथ भी इन्होंने काम करा, जो कि सिद्धार्थ शुक्ला की तरह दान पुण्य करा करते थे। काफी 400-500 बच्चों को गोद लिया हुआ था उन्होंने। जिम से लौटने के दौरान उनको हार्ट अटैक आया। समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फिर प्रभु देवा के साथ इन्होंने काम करा तमिल मूवी में। एक
आम सी अदाकारा जिसपे ये आरोप लगता हुआ आता है कभी कभी कि यह सर्जरी करा के महिला बनी, ऐसा कहा जाता है। आई एम नॉट श्योर ये कितना सच है। और इसी पर ये एक मूवी भी करने जा रही थी। तो प्रभुदेवा के साथ भी फ्लॉप हो जाती हैं। 16 फिल्म अपने करियर में करती हैं 10 सालों में। 2011 में ये आती हैं और इससे पहले से ही स्ट्रगल कर रही होती हैं। सोचिए दोस्तों, हम भी लगभग उसी समय से हम स्ट्रगल कर रहे हैं और इनको इतनी बड़ी फिल्में मिल जाती हैं। मतलब आप सोचिए, फ्लॉप देने के बावजूद भी, ये किसी स्टार की बेटी नहीं है, उसके बावजूद भी 16 फिल्म की है इन्होंने, जिसमें से अब तो 17 हो गई होंगी, जिसमें से 3 फ्लॉप हैं, एक आध डिजास्टर है और 2 ब्लॉकबस्टर भी कही जाती हैं और कुछ हिट कही जाती हैं। और वो हिट क्यों है? हीरो की वजह से होगी। चलिए, ये तो मैंने बात कर ली अदा शर्मा की। अब ये तो आपको खुद तय करना है आपको कैसे जोड़ना है इन चीजों को। बस मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ विपुल ए शाह या विपुल शाह के बारे में। वैसे तो मैंने इनका नाम पुरानी पिक्चर में, अब मेरे को एग्जैक्टली तो पता नहीं, लेकिन प्रीति जिंटा सलमान को लेकर कुछ मूवीज बनी थी, उस टाइम पे भी मैंने इनका नाम सुना था। दोस्तों, अगर मैं विपुल शाह की बात करूं तो विपुल शाह यानी कि विपुल अमृत लाल शाह, इनका नाम मैंने सलमान खान की कुछ मूवियों में सुना है पुरानी। उनका जिक्र नहीं होता लेकिन मैंने सुना है। अब ये किस तरह से उसमें ऐड थे या किस तरह से इनका काम था ये मैं नहीं जानती हूँ, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगी। कुछ ऐसी मूवी आई थी जिसमें सैरोगेट मदर वगैरह थी, तो कहीं से इनका नाम जुड़ता था, फाइनेंस में या किसमें। जब इनकी करियर की रिसर्च कर रही थी तो मुझे कुछ हैरानी वाली बातें पता चली। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि मी टू पे इन पे आरोप लगे थे और मी टू की बातें मैं करने लग जाऊं, नहीं, वो बातें बाद में करूंगी। पहले इनकी कुछ फिल्मों के नाम में लेती हूँ। अब ये फिल्में देखिएगा आप। सिंह इज किंग, कमांडो सीरीज भी इन्होंने करी है, फोर्स सीरीज, विद्युत जमवाल वाली, कमांडो सीरीज। तो ये जो मूवीज हैं, या डेब्यू मूवी आंखें बोलिए, इन्होंने सुष्मिता सेन के साथ काम करा है, अर्जुन रामपाल के साथ करा है। ये सारे उस खेमे के लोग हैं जिस खेमे के लोग अक्सर देशभक्ति की मूवी नहीं बनाते हैं। और देखिए, कहीं पर इनकी मूवी की लागत आ रही है 15 करोड़ और नेट बिजनेस हो रहा है 17 करोड़, फिर 29 करोड़ वर्ल्ड वाइड मिल रहा है। कहीं पर इनकी मूवी में 20 करोड़ लगे हैं तो 14 करोड़ कमा रही है। ऐसा भी मैंने इनकी मूवियों में देखा है। और वक्त भी इन्होंने करी थी कि वक्त एक मूवी थी जिसमें अक्षय कुमार थे, प्रियंका थी, अमिताभ बच्चन थे, शेफाली शाह जो कि एक कम्युनिस्ट माइंड सेट की हैं, तो वो इनकी वाइफ हैं। और काफी इन्होंने मूवीज करी हैं, जैसे नमस्ते लंदन इन्होंने करी है, कैटरीना कैफ, अक्षय कुमार। तब कहा जाता था कि सलमान कैटरीना कैफ को फंड करते हैं, या कहाँ से फंड आता है गॉड नोज। तो ये फिल्म जो ये सेमी हिट मानी जाती है इनकी मूवी, 23 मार्च 2007 की मूवी है। ये कॉमेडी ड्रामा मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग जबकि 7 है, उसके बाद भी ये सेमी हिट मानी जाती है। इसका बजट 31 करोड़ था तो 37 करोड़ की ही कमाई इसमें हुई है और 71 करोड़ का इसमें वर्ल्ड वाइड हुआ है। फोर्स में भी आपने देखा होगा, अभिनय रॉय, प्रोड्यूस्ड बाय विपुल शाह, कास्ट जॉन अब्राहम, ताहिर राज भसीन, सोनाक्षी सिन्हा। अब आप ये देखिए, सोनाक्षी सिन्हा भी है इसमें। और ये जो है ये भी एवरेज मूवी मानी जाती है और इसका बजट था 41, कमाई हुई 35, फिर 58 और मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। उसके बाद इन्होंने नमस्ते लंदन बनाई, इसमें इनका 31 करोड़ था। और मैं इसलिए ये बात सुन के हैरान हूँ क्योंकि अब मैं आगे जो बात आपको कहने जा रही हूँ, सिंह इज किंग, इसको भी एवरेज हिट माना जाता है। इसमें भी आपने देखा होगा अक्षय कुमार और कैटरीना ओमपुरी, रणवीर शौर्य, सोनू सूद, नेहा धूपिया, जावेद जाफरी, ये इनकी कास्टिंग है। और लंदन ड्रीम्स जिसमें इनके साथ अजय देवगन थे, सलमान खान थे, आसीन थी, आदित्य राय कपूर थे, ओमपुरी थे। और रिलीज डेट 30 अक्टूबर 2009 थी। 63 CR इंडिया में लाइफ टाइम कलेक्शन जो था वो 2896 CR था, वर्ल्ड वाइड में 43 था। ये पिक्चर फ्लॉप हुई थी। अजय देवगन और सलमान खान के साथ मूवी मिल गई यासीन को काम करने के लिए और ये फिल्म फ्लॉप हुई, उसके बावजूद भी उनको और फिल्में मिली। देखिए, ये एक नेटवर्क होता है ना, अगर आप सलमान के साथ काम कर रहे हैं तो आपको मीडियम बजट तो ले ही लेंगे। एक्शन रिप्ले में अक्षय कुमार, ऐश्वर्या, नेहा धूपिया, आदित्य राय कपूर, रणविजय सिंह। अब आप ये देखिए कि ये कॉमेडी है और इसको भी एक फ्लॉप फिल्म कहा गया है। कुछ लव जैसा ये भी इन्होंने प्रोड्यूस करी। यहाँ पर एक प्रोड्यूसर भी हैं, कई फिल्मों में प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। बजट 10 CR था। इंडिया में 2.7 करोड़ का ही कलेक्शन हुआ, वर्ल्ड वाइड 3 करोड़ का हुआ, 3.75 का। अगर मैं टोटल कहूँ तो 6 करोड़ के आसपास आप इसे लेकर चल सकते हैं। जो कुछ 10 करोड़ लगाएगा तो वो
7 करोड़ कैसे कमाएगा? पहले तो फिल्म में कोई ऐसा होता नहीं है, ये जो आंकड़े देते हैं इनको मैं मानती नहीं हूँ, लेकिन ये ऐसा बता के टैक्स बचाया जाता है और ब्लैक मनी जो है व्हाइट में करी जाती है। एक हॉलिडे नाम की मूवी है जिसमें AR मुरुगोस है और उसमें डायरेक्टर विपुल शाह है, अक्षय कुमार, सोनाक्षी सिन्हा, ये सब इसमें कलाकार है। तो इसमें भी बजट 86 का था, 112 करोड़ का इसने कमाया। और वहीं मैं फोर्स 2 की बात करूं तो डायरेक्टर निशिकांत कामत है और विपुल शाह है, जॉन अब्राहम है, जनेलिया डिसूजा है, विद्युत जम्वाल है, राज बब्बर। देखिए, खेमे में कोई ना कोई व्यक्ति जो है उससे पता चल रहा है कि ये मूवी में पैसे किसके लगे हैं। 28 करोड़ था इसका बजट, इंडिया में 6.4, इंडिया में मतलब फ्लॉप हो गई। बॉक्स ऑफिस में 25.71 CR का इसने बिजनेस करा है वर्ल्ड वाइड। अब ये मूवी फ्लॉप साबित हो गई है। कमांडो वन मैन आर्मी में दिलीप घोष हैं, विपुल शाह हैं, विद्युत जम्वाल, पूजा चोपड़ा के लिए क्या कहा गया कि इन्होंने कैटरीना कैफ को भी रिप्लेस करा है, क्योंकि इनके ऊपर जब मीटू के आरोप लगे थे तो इनके लिए भी कहा जा रहा था। जयदीप अहूवालिया, रिलीज डेट थी 12 अप्रैल 2013, IMDb में इसकी रेटिंग थी 6.2, बजट था 17 करोड़ और इंडिया में कलेक्शन हुआ सिर्फ 21 करोड़ का, वर्ल्ड वाइड 26.98 और फिल्म बिलो एवरेज है। मतलब ये फिल्म बिलो एवरेज है और जहां पर कमाई हो रही है थोड़ी बहुत उससे ज्यादा, वो बिलो एवरेज नहीं है, वो फ्लॉप है। I mean सीरियसली। और मैं आपको इसके बाद जो कहूंगी आप उसे यकीन करेंगे, आप इत्तेफाक रखेंगे उस बात से। फिर मूवी थी कमांडो 2, डायरेक्टर थे देवन भगानी और प्रोड्यूसर थे विपुल ए शाह। कहीं पर विपुल शाह है, कहीं पर विपुल ए शाह है। अब ये क्यों करा हुआ है? कहीं बजट के पैसे बचाने के लिए या कुछ इनकम टैक्स कम देने के लिए, क्या है ये? या फ्लॉप, ये क्या चक्कर है मुझे समझ में आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से साइन हुए हैं दो आइडेंटिटी वाले में भी। कास्टिंग में विद्युत जम्वाल है और फ्रीडी दरुवाला है, ठाकुर अनूप सिंह है, अभिषा शर्मा है, अदा शर्मा है। यहाँ से अदा शर्मा की एंट्री इनके खेमे में हो रही है, आप समझे। यहाँ से कमांडो से फिर अदा शर्मा दिखाई देंगी। ऐशा गुप्ता है, ठीक है। और रिलीज डेट थी 3 मार्च 2017। ये मूवी एवरेज थी और वर्ल्ड वाइड इसका 39 करोड़ के लगभग हुआ और बजट इसका 26 था। 26 करोड़ के बजट की मूवी इंडिया में 25 करोड़ कमाती है, इंडिया में फ्लॉप है मतलब, और वर्ल्ड वाइड जो है 39 कमाती है, तो उसको ये फ्लॉप करार दे रहे हैं, जबकि ऑन टोटल तो इनकम होगी, लेकिन ऐसा देते हैं। अब कमांडो 3 है, कमांडो 3 में भी ए शाह है और आदित्य दत्त इसके डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं। मतलब प्रोड्यूसर ये कमांडो सीरीज के यही बने हुए हैं, यानी कि फंडिंग इन्होंने ही जुटाई है। अब कास्टिंग में विद्युत जम्वाल, अदा शर्मा, दोबारा से अदा शर्मा, पसंद आ गई लड़की साहब को। एक्शन एडवेंचर थ्रिलर, IMDb में इसकी रेटिंग थी 5.6 और मैं आपको बता दूं IMDb कैसी साइट होती है जिसकी रेटिंग बड़ी जेन्युइन मानी जाती है। और आई एम वेरी हैप्पी कि कैसी भी मूवी मैंने करी हो, सिंपल सी, मैं कोई स्टार की बेटी तो हूँ नहीं, ना मेरा कोई ऐसा खेमा है विक्रम भट्ट वाला या वामी वाला जो मुझे ऐसे लॉन्च करता, लेकिन हाँ IMDb में मेरी फिल्म का नाम आता है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, भाई हम गरीब लोग हैं। एनीवेज हमारा नाम आ जाता है वहाँ पर, वही काफी है। तो अदा शर्मा की एंट्री ये कमांडो से हुई है, ठीक है, कमांडो सीरीज से इसकी एंट्री हुई है और बजट इसका 29 CR है, इंडिया में 32.47 CR है, वर्ल्ड वाइड है 40.15 CR। रिलीज डेट थी 29 नवंबर 2019, एवरेज है ये मूवी भी। और उसके बाद नमस्ते इंग्लैंड की बात करें तो विपुल शाह परिणीति चोपड़ा को लेते हैं, इसमें अर्जुन कपूर को लेते हैं, म्यूजिक मनन शाह का है और IMDb में इसकी रेटिंग 2.3 है, जो कि बहुत ही लो कहलाती है। अब तक की सबसे घटिया इनकी फिल्मों में से एक थी, जिसका बजट तो 54 करोड़ था, इंडिया में 8.2 CR की, वर्ल्ड वाइड 16 CR की, और ये डिजास्टर मूवी है दोस्तों, ये याद रखिएगा जो मैंने कहा है डिजास्टर मूवी है। उसके बाद फिर से एक मूवी सनक की बात हो रही थी, फिर सनक इन्होंने करी रिलीज। सनक के डायरेक्टर है कनिष्क वर्मा, प्रोड्यूस्ड बाय विपुल अमृतलाल शाह। कास्ट है विद्युत जम्वाल, रुक्मणी मैत्रा, नेहा धूपिया, चंदन रॉय सन्याल। ये देखिए, ये 2021-22 के करीब रिलीज हुई मूवी है, मतलब इसका जो टोटल बजट है उसके आसपास ही कमाई करी है। अब आप एक बार बताइए, जब अमिताभ बच्चन जैसे आदमी ABCD कंपनी खोलते हैं और जब वो उनकी फिल्में तेरे मेरे सपने या अन्य फिल्में फ्लॉप होने लग जाती हैं, जो कि उन्होंने एक सपना देखा था अमिताभ बच्चन ने कि हम न्यू कमर्स को चांस देंगे, जिसका एक अरशद वारसी, प्रिया गिल वगैरह वहाँ के प्रोडक्शन हाउस से निकले हुए थे। अब मुझे बताइए दोस्तों, अगर आपका 54 के लगभग पैसा बर्बाद होके केवल 8 करोड़ मिलता है तो क्या आप दोबारा मूवी बनाने की सोचेंगे? लेकिन विपुल शाह, मजाल है इनको
10 फिल्मों तक पैसा आता रहा। अभी फिर ये 11वीं 12वीं फिल्म है ऑफिशियली इनकी। वैसे तो मेरे हिसाब से उन्होंने कहीं और कुछ और असिस्टेंट डायरेक्टर कुछ तो काम करा है, क्योंकि मैंने इनका नाम पहले भी सुना हुआ है। और दोस्तों आप ये बताइए मुझे, अब आपको लगता है कि यह व्यक्ति के पास बाहर से सोर्सेज नहीं आ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें ये मूवी दिखाकर, हमारी सिंपैथी लूट कर, हमसे बिजनेस कमवा कर, कहीं ऐसा तो नहीं है ये पैसा खान खेमे के पास जा रहा है, या ये पैसा ऐसे लोगों के पास जाएगा जो देश विरोधी गतिविधियों में उपयोग हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब जो वामी खेमे के लोग हैं या देश में अराजकता का माहौल चाहते हैं, कहीं ऐसे लोग अब इस तरह की चीजें, क्योंकि ऊपर वाला तो ये कहता है ना कि वक्त पड़े तो तुम्हें, अगर मुझे भी कुछ अपशब्द कहना पड़े, गाली देनी पड़े तो दे दो, क्योंकि ऊपर वाला खुदा ये नहीं देखता कि तुम्हारे मुंह में क्या है, वो ये देखता है तुम्हारे दिलों में क्या है। तो यहाँ पर मुझे डाउट हुआ है। देखिए जो एलनाज नौरोजी हैं, जिन्होंने सीक्रेट गेम्स नाम की वेब सीरीज में काम किया और उनके काम को काफी सराहा गया, उन्होंने भी आरोप लगाया मीटू कैंपेन के दौरान कि नमस्ते लंदन की कास्टिंग के दौरान जब लोकेशन की रैकी, जो लोकेशन होती है उसकी रैकी करी जाती, कोई भी डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है, वो या तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को लेके जाता है या प्रोड्यूसर के साथ डायरेक्टर जाता है और कैमरामैन जाते हैं और जगह जो लोकेशन होती है वो लोकेशन देख कर आते हैं कि यहाँ पर ये सीन करेंगे, ऐसे करेंगे, पहाड़ी से ऐसे कूदेगा, यहाँ पर करेंगे, वहां पर करेंगे, तो वो देख कर आते हैं। तो उस दौरान इनको काफी बार चंडीगढ़ बुलाया गया। चंडीगढ़ में जो कैटरीना कैफ के पंजाबी सीन्स होने थे शायद, वो वहां पर इनको दिखाया गया, इनको होटल में बुलाया गया। ये कहती है कि मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी। तो मुझे नहीं लगता है कि चंडीगढ़ जब आपको बुलाया गया तो आपको ऐसे ही छोड़ा होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एकदम से पूरा एक्सेप्ट करना नहीं हो पाता है। तो आपने जितना एक्सेप्ट करा उसी के लिए मैं आपके मनोबल की तारीफ करती हूँ। तब इनकी बड़ी जगहसाई हुई थी उस समय, और तब काफी लेडीज बाहर निकल कर आई थी। कुब्रा सेठ नाम की एक महिला है जो कि एक्ट्रेस हैं उभरती हुई, तो उन्होंने भी कहा कि ऐसे पापियों को सजा मिलनी चाहिए। कहीं हद तक वो भी सहमत थी। कुछ और एक्ट्रेसेस भी आई थी, लेकिन खुलकर किसी ने बोला नहीं, क्योंकि जिस खेमे के ये माने जाते हैं, सलमान खेमे के और अक्षय कुमार खेमे के और SR के खेमे के, विक्रम भट्ट के खेमे के, सबके साथ मिलके जो मिली जुली इनकी खिचड़ी है, उस वजह से इन पे किसी ने हाथ डालने की कोशिश नहीं करी। हालांकि IFTDA ने, जो कि इंडियन फिल्म फ्रेटर्निटी का ही एक फिल्म बॉडी है, उसने एक केस फाइल किया, जांच बिठाई, नॉट केस फाइल नहीं किया, जांच बिठाई, क्योंकि इतने बड़े आदमी के लिए क्या केस फाइल करती। उन्होंने खाली इंटरनल जांच बैठाई और बाद में जो है एलनाज नौरोजी जो है वो कोई सबूत नहीं दे पाई। क्या सबूत देती? वो होटल के बंद कमरे में क्या हुआ उसका क्या सबूत देती? इतने दिनों तक कोई सबूत थोड़ी ना होता है। तो उनको क्लीन चिट मिल गई, एज यूजुअल जैसे मिल जाती है क्लीन चिट, जैसे अनुराग कश्यप को मिल चुकी है, काफी लोगों को मिल चुकी है क्लीन चिट, क्योंकि ये कभी गलत होते ही नहीं। जब एक बार आपके सर पे भट्ट का हाथ है, खान का हाथ है, और कहाँ आप एक छोटी वेब सीरीज की एक्ट्रेस हो, कहाँ आप इनसे लड़ोगी? तो दोस्तों मैं ये जानती हूँ कि जब 1902 के, अब हम फिल्म की समीक्षा करें, अगर फिल्म की वैसे बात करें, ये तो मैंने इनकी बात कर दी। अब ये आपको समझना है कि जो प्रभु देवा तक पहुंच गई हैं, जो कि खान खेमे के माने जाते हैं, इन सब का मिला जुला गठजोड़, ये पैसा कहाँ से लगा। और कई बार विपुल शाह पे ये भी आरोप लगता है कि दाऊद का पैसा लगाते हैं। अब ये कितना सच है कितना नहीं ये मुझे नहीं मालूम, इनको बाहर से पैसा आता है, क्योंकि दोस्तों हिम्मत ही नहीं हो सकती किसी इंसान की इतना। मतलब आप देखिए सोनाक्षी का जो अफेयर है, वो जो सलमान खान के छोटे भाई हैं सोहेल खान, उनकी जो वाइफ है जिसको तलाक दे रहे हैं नेहा, उसके भाई से चल रहा है, ठीक है। अब आप ये समझ रहे होंगे। और जो भी इनसे शादी करता है उसका कन्वर्जन तो जरूर होता है, ये भी आपको मालूम होगा। जैसा कि आपने देखा होगा सलमान की जो बहन है छोटी वाली, उसका जो हस्बैंड है शर्मा, उसका भी आप देख लीजिए, उसका भी चेहरा बिल्कुल बदल चुका है और अंदर ये लोग सबको चेंज करते हैं। तो ये तो एक बात होगी। तो अब दूसरी चीज, हाँ अदा की मैं बात करूं तो एक्टिंग, उनके जो वर्ड्स हैं, हालांकि डबिंग तो कोई भी कर देता है, डबिंग तो कलाकार कोई भी, आपने हिंदी में भी बात करी तो डबिंग जो है वो दूसरा आर्टिस्ट ही करता है। इवन कैटरीना कैफ आज तक डबिंग करती है, कोई भी आर्टिस्ट होता है उसकी डबिंग दोबारा से जरूर होती है। और मुझे लगता है कि उनकी डबिंग हुई है, क्योंकि वो आवाज डबिंग की लग रही है मुझे। डबिंग खुद की भी करी जाती है, खुद की भी आप दोबारा डबिंग करने जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनकी डबिंग हुई है। ये उनकी ओरिजिनल नहीं है, ये डबिंग हुई है। मिलती जुलती आवाज होती है, उसको मुझे लगता है डबिंग करी गई। हाँ बोल सकती है अच्छा, लेकिन बिना फंबल एंड ऑल, ठीक है। चेहरे पर थोड़ा बटॉक्स ज्यादा है, बहुत ओवर उभार दिया गया है, जो कि एक केरला फिल्म के रोल में सूट हो रहा है, वो मुझे लगता है। एनीवेज दोस्तों, कहा जाता है कि 1992 यानी कि बाबरी विध्वंस के बाद एक संगठन शुरू हुआ जिसका नाम था नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, और इसके विषय में पूर्व मुख्यमंत्री VS अच्युतानंद ने, जो कि एक्स CM थे केरला के, उन्होंने 25 जुलाई 2016 को एक टीवी में केरला के ये कहा था कि मुस्लिम डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है कन्वर्जन के कार्य तेज कर रहा है, और ये जो है केरला
में राष्ट्रद्रोह के काम कर रहा है और यह रोज 1800 से 2500 लोगों को कन्वर्जन करता है। तब वहीं के एक व्यक्ति जो कि बाद में मुस्लिम रिलीजियस ट्रस्ट नाम की ऑर्गेनाइजेशन, जिसको सत्य सारणी कहा जाता है, कैसा सत्य सारणी नाम है, उसे कहते हैं कि ये ग्लोबल संस्था है और हिंदू संस्था हमसे चिढ़ती है, इसलिए वो हम पे ऐसे झूठे आरोप लगाती है। ये कहना था अब्दुल का, जो कि इस संस्था के अध्यक्ष थे वहाँ के। तो वो कहते हैं बदनाम करा जा रहा है हमको, ऐसा हम कुछ नहीं करते हैं। इन्हीं का एक साथी था जिसको पकड़ा गया, जो 131 लड़कियों का धर्मांतरण करवाकर उन्हें मुस्लिम युवकों से शादी करा चुका था। ये बात हुई। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसमें 99 केसेस दर्ज हुए, जिसमें ये कहा गया कि आदिवासी मजदूर और घरों में काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनको टारगेट करा जाता है, क्योंकि वो इजी प्रे होती है, आसान शिकार होती है इन लोगों का, और इनका जो पुराना है वो सब कुछ बदल दिया जाता है। नया पासपोर्ट होता है, नया पहचान होती है और पहले वाले डॉक्यूमेंट्स पूरे इनके जला दिए जाते हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल के ऊपर जो हमने शिरीष खेरे जी के साथ एक लाइव करा था अपना, जिसमें हमने काफी तथ्य बताए थे, तो वो किसी टीवी चैनल ने भी उस स्टोरी को पिक करा और हमारी स्टोरी पे जैसे बात हो रही थी कि नया पासपोर्ट बन जाता है, सब कुछ बन जाता है। आप सोचिए 5,000 से 25,000 में सब कुछ आपकी नई पहचान हो जाती है और मैक्सिमम 50,000 सारे डॉक्यूमेंट बनने की। तो ये इनके लिए क्या वो है, ये मामले आए कैसे सामने? जब केरला से 2 लड़कियां कॉलेज की कन्नूर जिले से गायब हो जाती हैं, तब पुलिस उनके लिए एफआईआर दर्ज करती है और वो कहीं नहीं मिलती। वो बड़ी परेशान, इधर ढूंढ लिया उधर ढूंढ लिया, बड़ी बड़ी एजेंसी लगा दी, कहीं नहीं मिल रही है। उसके बाद जो माँ बाप हैं वो कहीं और भी कंप्लेन करते हैं। तो उसके बाद जब मीडिया में हल्का हल्का छाता है तो लोगों को पता चलता है कि चाइल्ड लाइन में कॉल आए हैं कि 24 लड़कियां करीब चाइल्ड लाइन में फोन आए कि गायब हैं। उनके माँ बाप वहाँ फोन करते हैं, उसकी रिपोर्ट कोई फाइल नहीं कराता। फिर एनजीओ जो कि मैन टू मैन, यानी कि जिनका आदमी से आदमी का संपर्क होता है, सब लोगों का आपसी संपर्क होता है, नेटवर्क्स में काम करते हैं, तो उनका आया कि 300 लड़कियां हमें रिपोर्ट हुई है जो कि गायब हैं। और ये आस पड़ोस की रिपोर्ट थी जो अनरजिस्टर्ड थी। ये तो अनरजिस्टर्ड जो उनको आंकड़े मिल रहे थे वो थी। तो पता चला कि वायनाड जो है, वायनाड से ही 400-500 लड़कियां गायब होती हैं और हर रोज वायनाड और बाकी जिलों में, जो कि आजकल विधानसभा क्षेत्र है राहुल नकली गांधी का ये क्षेत्र है वायनाड, उनको ये संज्ञान लेना चाहिए कि केरला से आखिर लड़कियां कहाँ जा रही हैं। और ये सुनने में आता है कि 1800 से 2500 लड़कियों का रोज धर्मांतरण होता है और रोज उन्हें चेंज करा जाता है। तो हिंदू जनसंख्या बचने कितनी वाली है उनको ये देखना चाहिए, और ये वायनाड में कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो ये केरला के कन्नूर, वायनाड और एक वीरपुरी कहीं का इलाका है, वहाँ का ये हाल है। इसका बहुत अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। और निमिषा नाम की जब लड़की फातिमा बन गई, उसकी माँ ने गुहार लगाई तो भी ये मामला और तूल पकड़ने लगा। हाँ, मैं मानती हूँ ये स्टोरी सही है, द केरला स्टोरी एक सही स्टोरी है, क्योंकि जो डायरेक्टर हैं सुदीप्तो सेन, उनकी रिसर्च है, मैं सब मानती हूँ। लेकिन मुझे डाउट ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब वो चीजें दिखाकर जो हमें पसंद है, जैसे पैंतरा नंबर 2 कि आप साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाइए। पैंतरा नंबर 2 का पहला पैंतरा, जैसे कहते हैं ना धारा 302 का आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 जो बोला जाता है, वैसे ही इसी तरीके से मतलब बोला जाता है। नहीं, मैं अपने उधर से बता रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो पैंतरा नंबर 2 का जो फॉर्मूला था कि पैंतरा नंबर 2 में भी 3-4 फॉर्मूले होंगे कि पहले फॉर्मूले का पहला फॉर्मूला ये है कि आप साउथ जाइए और किसी भी मूवी में अपनी कास्टिंग करवा लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों की नजर में बने रहें, आपका काला धन आप वाइट करते रहें, क्योंकि हमेशा आप कमाने के लिए नहीं जाते हैं। जो 100 करोड़ 200 करोड़ होता है, ये अलग तरीके की कमाई होती है। पहले ही तय हो जाता है कि 1200 करोड़ इंडिया में आएंगे, जिसमें से तुम ये लगाओ और अपनी फीस बता देना, ये बता देना, वो बता देना, इसको पैसा पहुंचा देना, इसको पैसा पहुंचा देना, ठीक है ना। ये वही लोग हैं जो अपने घरों में AK-47 छुपा देते हैं। आपको अगर संजय दत्त का याद होगा अगर, तो ये सब उसी खेमे के लोग हैं जो बाहर से पूजा और अंदर से नमाज पढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि पैंतरा नंबर 2 का एक वाला भाग की हम लोग कहीं भी कास्टिंग करवा ले अपनी साउथ में, फिर पैंतरा नंबर 2 का 2 पार्ट अगर हमें कोई देखना पसंद नहीं कर रहा तो हम पैसा लगा दे, या वहाँ के किसी वहीं के बंदे पे पैसा लगा दे, वहीं के एक्टर पे। अब अगर वो भी ना हो तो हम अपने बॉलीवुड से एक काम करते हैं, अब कुछ ऐसी स्टोरी लाते हैं जो कि कड़वी जरूर होगी, लेकिन कोई बात नहीं, पैसा वाइट बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हम भारत का वातावरण है उसको कैसे खराब करेंगे। उसे आप ऐसे खराब करेंगे कि पहले इन मूवीज से पैसे कमाएंगे और फिर इन मूवीज के पैसे आप किसान आंदोलन या भारत में कुछ करने
कन्हैया और गोपाल जैसी चीजों को स्पॉन्सर करने के लिए करवाएं या PFI जैसे संगठनों को दोबारा से खड़ा करने के लिए करवाएं। और दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, मुस्लिम डेमोक्रेटिक फ्रंट जिसके ऊपर VS अच्युतानंद जी ने बात करी थी, जो कि बैन हो गया था, और इसने दावतें दी थी। और ये क्यों दी थी? क्योंकि जब बाबरी विध्वंस हुआ था उसके बाद इन्होंने खूब धर्मांतरण करे। 3500 लोगों का, 3600 लोगों का एक जगह एक साथ धर्मांतरण होता था। लड़कियां गायब होते रहती थी। ये लड़कियां अभी से गायब नहीं हो रही हैं। ये बदला लिया जाता था कि वहां ऐसा हुआ है तो हम ऐसा करेंगे। ये जरूर मैं मानती हूँ। रिपोर्ट है कि कहा जाता है कि जो ऑफिशियल आंकड़ा है, कहते हैं कि 26% मुस्लिम आबादी है केरला में, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से जो मैं आंकड़ा देखती हूँ, कम से कम 60% आबादी है केरला की। अगर नहीं होगी तो 55 से ऊपर मान के चलिए, इतने % है। क्योंकि जो हिंदू है भी, वो हिंदू आचरण से परहेज करते हैं डर के मारे, और बाकी कुछ क्रिश्चियंस हैं वो भी खुद ही डरे हुए रहते हैं बाहर से। हालांकि वो सनातन संस्थाओं को या सनातनी पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। हालांकि पार्टी कोई भी सनातनी नहीं है इस वक्त, सभी सेकुलरिज्म का पार्ट निभा रहे हैं। तो ये दोस्तों मेरा कहना है कुल मिलाकर कि अगर आप आंकड़े देखिए तो काफी लड़कियां गायब हुई है, ये मैं भी मानती हूँ। केरला एक ट्रैफिकिंग का हब रहा है, लेकिन महाराष्ट्र नंबर 1 है, दूसरा आंध्रा है, तीसरा तेलंगाना है, फिर चौथा केरला है। हालांकि केरला को मैं दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे स्थान देती, क्योंकि पहला महाराष्ट्र फिर दूसरा केरला है, ये मैं जानती हूँ। क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ होता है, सी पोर्ट के जरिए इधर उधर गैर कानूनी ढंग से भी लड़कियां भेजी जाती हैं, और ये होता है ड्रम्स में भी लड़कियां भेजी जाती हैं, जो कि अभी नहीं पता है लोगों को कैसे गायब हुई हैं। ड्रम्स के जरिए भी गायब होती हैं, प्राइवेट प्लेन्स होते होंगे उनके जरिए भी गायब होती होंगी। बहुत सारी चीजें केरला से जो ना हो वो कम है। जब हमारे देश के 30 के करीब जो जवान हैं अफ्रीका की किसी जेल में बंद हो सकते हैं, हमको कानो कान खबर नहीं लग सकती, तो आप बताइए कि ये खबर क्या हमारे पास आ सकती है? कहा जाता है कि 35,000 लड़कियां महाराष्ट्र से गायब हुई थी लगभग, जिसमें से 5,000 लड़कियां ही मिली थी। अब बाकी लड़कियों का क्या हुआ? कहा जाता है कि कुछों को सऊदी वगैरह में नीलामी कर दी गई, और कुछों का स्किन ट्रांसप्लांट किया जाता है कि जैसे कोई पहाड़ी लड़कियां होती हैं, नेपाली लड़कियां होती हैं, उनकी स्किन जो होती है लगाई जाती है काट के किसी ऐसे को जो कि अपने बुढ़ापे से जूझ रहे हो। और कहा जाता है कि खूब टॉर्चर किया जाता है, जिससे एक केमिकल रिलीज होता है। उस केमिकल के वक्त उन्हें मृत्यु के घाट उतारा जाता है। उनकी हड्डियों से कुछ ऐसे औषधि बनती है जिससे बुढ़ापा जो है वो मर जाता है। कुछ ऐसी ऐसी बातें बताई जाती हैं रिपोर्ट्स में, तो वो मैं बातें आपको बता रही हूँ। और कुछ लड़कियां जो है आप देखते होंगे गल्फ वगैरह में डांस करती हुई नजर आती हैं, बार्स में नजर आती हैं, बंधुआ मजदूर की तरह नजर आती हैं। वो ये सभी लड़कियां होती हैं। जब तक आपकी मर्जी हो बीवी बनाइए, कुछ वक्त तक रखिए, अच्छी लगी बच्चा पैदा करिए, नहीं लगी तो भी अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो क्या होगा, घर में काम करेगी। उसके बाद जी भर गया तो किसी और को दे दीजिए। किसी और को अगर नहीं दे पा रहे हैं तो घर में ही उसको, जब वो कोई आए तो उसको नग्न अवस्था में वो सर्व करेगी। और अगर उस अवस्था में सर्व करिए, किसी का दिल चाह गया उस पर हाथ लगाना, तो फिर वो भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें मैं मानती हूँ सच है। 2017 का आंकड़ा अगर लें तो 144 महाराष्ट्र में, तेलंगाना में 171 आंध्रा का, और केरला का 164 ही रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड, ये रजिस्ट्रेशन के हाल है इनकी। अब भाई जहाँ पर उन्हीं के लोग, उन्हीं की सत्ता, उन्हीं का सब कुछ है, तो रजिस्टर क्या होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि DGP को, जो केरला के CM हैं, उन्होंने इस मूवी के फिल्म मेकर पर केस करने की हिदायत दी हुई है और डायरेक्शंस दिए हुए हैं। और ये कहा गया कि एक पर्सनल बोर्ड बनाओ जिसमें जांच करो कि क्या जो ये फिल्म में बात कही गई है, आरोप लगाया गया है, सच है कि नहीं। दोस्तों इनकी जो पत्नी है विपुल शाकी, शेफाली, जब एलनॉज नरोजी ने आरोप लगाया था मी टू का, तब इन्होंने कहा था कि बहुत अच्छी बात है कि लड़कियां खुलकर बोल रही हैं। तब तक लोग खुश हुए, लेकिन बाद में इनके अल्फाज थे पर जानबूझ के बदनाम ना किया जाए, तो ये अपने पति को कहीं ना कहीं बचा रही थी। तो ये लोग ऐसे लोग हैं कि कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। जो अपनी फिल्म के लिए पूजा चोपड़ा को कमांडो 3 में ले रहे थे, और एक मूवी और बन रही थी रूपनगर के छोरे, कुछ इस तरह की कोई मूवी बन रही थी, तो उसमें कैटरीना कैफ को रखने की बात हो रही थी, लेकिन कैटरीना कैफ फाइनल थी। उस फिल्म में ये कहा गया कि उनको रिप्लेस करा गया, पूजा चोपड़ा को डाला गया। हालांकि मूवी नहीं बनी, बाद में कमांडो 3 में ही आ गई। अब आप सोचिए, यहाँ पर दो चीजें हैं। कैटरीना कैफ को अगर रिप्लेस किया जाता है तो वो मूवी नहीं बनती, ठीक है, क्योंकि सलमान की फेवरेट या उनकी बहुत कुछ। फिर पूजा को पसंद किया जाता है, इसलिए कमांडो 3 में रखा जाता है। दिमाग लगाइए, आपका भी दिमाग है, ठीक है। तो मूवी में सब कुछ सही है, पैसा आ कहाँ से रहा है, मैं बस इतना जानना चाह रही हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि केरला स्टोरी
असली भी दिखाकर कहीं आप हमसे पैसा कमा के इसी प्रकार की गतिविधियों में लगा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सलमान ने आपको पैसा दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुबई से पैसा है आपके पास। ये अनलिमिटेड पैसा आ कहाँ से रहा है, मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आप जिस खेमे के हैं मुझे आप पे बिल्कुल यकीन नहीं है। बाकी दुनिया क्या कहे मैं ये नहीं जानती, लेकिन देखिए दोस्तों, मैं आंकड़ों को, इन ट्रैफिकिंग को मैं सब सच मानती हूँ कि एंटी ट्रैफिकिंग एक यूनिट बनाई गई है केरला में, उसमें केसेस दर्ज हैं और अब ये कहा जा रहा है कि सच होंगे नहीं होंगे, लेकिन मैं जानती हूँ कि केरला में न्याय मिलना बड़ा मुश्किल है। ये तो वहाँ की गवर्नमेंट को भी संज्ञान लेना चाहिए कि जिनके घरों के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी बेटी का किसी हिंदू व्यक्ति से तलाक करवा के 4-5 दिन के बाद एक नेता थे उनसे शादी करा दी गई और फिर उनको एक खास विभाग है वो दे दिया गया और सिटिंग एमएलए को इन्होंने ऐसा करवाया। अब आप ये सोचिए, जिनके वहाँ मंत्री या ऊंचे पद पर आसीन महिलाएं ही सुरक्षित नहीं है और उनको ही हाथ जैसी चीजों में फंसा दिया जाता है, तो फिर आप आगे क्या उम्मीद रखते हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ। ये लव फसाद वहाँ केरला में बहुत कॉमन है और मैं जानती हूँ कि इसमें केरला की गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। संज्ञान तो लेना चाहिए था, लेकिन अब वो लोग क्या संज्ञान लेंगे जिनके घरों में दमादी नमाजी है, वो क्या करेंगे? पिनियन के दामाद कौन है, कैसी सोच है, ये तो सभी जानते होंगे। तो भाई जब एनजीओ कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, आईएनए है जिसके पास 99 ही मामले दर्ज हैं, लेकिन दोस्तों अब ये बात है, आखिरी की बात मैं कह रही हूँ, इस स्टोरी के माध्यम से आपको ये बताया गया है कि वो लड़कियां बेचारी हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये बात आप याद रखिएगा, धर्मांतरण तो हिंदू लड़की का होता है, लेकिन आप जिसे वापस लाना चाहते हैं वो एक मोमिन होती है, वो उसी आइडियोलॉजी में होती है, आप उसे नहीं बदल सकते। कुछ लोग कहते हैं कुछ लड़कियां बदल गई, लेकिन जो उस सरजमीन पे चली गई, वहां चली गई, जिसकी औलाद हो गई, जिसके बच्चे हो गए, आप उसे कभी नहीं बदल सकते। करोड़ों में से कुछ ही लड़कियां होंगी जो अगर उनसे बच्चे भी हुए हैं तो उसको नासूर समझ के वहीं छोड़ाए कि भाई ये वैसा ही अपने बाप की तरह बनेगा, मैं इसको छोड़ दूं। ऐसा नहीं कर पाएंगी। वो छात्रवत की बहुत कमी हो गई है, अब वो होना मुमकिन नहीं है। लोग अपने निजी स्वार्थ को देश और राष्ट्र के स्वार्थ से अधिक बल देते हैं। तो आप ये विचार अपने मन से कि अब ये जो कहा जा रहा है कि उन 32,000 लड़कियों के लिए जो सिंपैथी है, उन 32,000 लड़कियों को कौन बचाएगा? जो चली गई है दोस्तों, उनको वापस लाने का मत सोचिएगा, जो हैं उनको बचाइए और सिंपैथी उनके लिए रखिए जो आपके सामने जीवित हैं, उनको जागृत करिए। लेकिन जो जागृत होने का दिखावा करते थे और अपनी जागृति छोड़ दूसरी जगह जा चुके हैं दोस्तों, उनको आप नहीं ला सकते। ये कुछ लोग देखिए, घर वापसी स्वेच्छा से होती है, घर वापसी जबरन नहीं होती। और आपको एक किस्सा बताते हुए जा रही हूँ आखिरी में। आपने पिछले 1 वर्ष में किसी माँ बाप को केरला के कहते हुए देखा होगा कि हमारी बेटियां जो हैं उसमें से 2 हिंदू थी, 1 क्रिश्चियन थी, या 2 क्रिश्चियन थी, 1 हिंदू थी, कि हमारी जो बेटियां हैं वो बड़ी बेकसूर है, उनको बेला फुसला के छोड़ दिया गया है, उनको वापस लाया जाए। और फिर मैंने आपको एक आईसीएस बहू की कहानी भी सुनाई थी, वो बाद में बताऊंगी, पहले बता देती हूँ। तो ये लड़कियां अफगानिस्तान जेल में बंद है। जब बार बार इनके माँ बाप रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इनको वापस लाया जाए, तो कहा जाता है एक रिपोर्ट आई, इनकी रिकॉर्डिंग थी क्या थी, तो उसमें ये लड़कियां कह रही थी कि अभी हम ये नाटक करेंगे कि इनके बच्चे भी थे, इनके जो शौहर थे वो सब गुजर चुके थे। तो इन लड़कियों ने कहा, वहां पर आपस में बात कर रही थी कि अभी तो हम अपने कुफ्र करे हुए लोग हैं जिन्होंने हमको पैदा करा है, जो कि अल्लाह का जरिया थे, हम उनके पास जाके उनकी मर्जी की बातें बोल देंगे जो वो चाहते हैं कि हम सनातन में वापस आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, या फिर क्रिश्चियन बन रहे हैं वापस, लेकिन हमें अपने कामों को अंजाम देना है, दिल्ली दहलाना है, अपने शौहर का बदला लेना है। तो ऐसा कहा जाता है कि इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स थी, उसके बाद उनको नहीं लिया गया। और सही बात है, दुनिया का कोई देश अपनाने को तैयार नहीं है। अब मैं आपको जाते जाते एक और बात बता देती हूँ। जो आईसीएस बहू जिस लड़की को कहा गया, हालांकि मैं उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा मुझे, आईसीएस बहू कहा गया, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, जिसकी तीमारदारी टीवी 9 का पत्रकार बहुत कर रहा था, एम पत्रकार था, कह रहा था अब कहाँ क्या होगा उसके मानवाधिकार का। एक 15 साल की लड़की जो कि सब कुछ है, जिसको सारे रिलेशनशिप और सेक्सुअल प्लेजर सब कुछ आता है, सारी चीजें आती हैं, जिसको अपनी फ्रीडम प्यारी है। लंदन वो आती है 1-2 साल की उम्र में बांग्लादेश से, और लंदन आने के बाद वो बिल्कुल जैसे वहाँ के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उसी तरह से जीने लग जाती है। जब 15 साल की होती है तब तक उसका सारा कुछ हो चुका था और वो लड़की जो है एंजॉय अपनी लाइफ करती थी। उसको शौक था आईसीएस वगैरह में रिसर्च करने का कि कैसे करा जाए, फसाद कैसे करा जाए, कैसे कर जाए। तो वो लड़की रिसर्च करती है और रिसर्च करने के दौरान उसको इसका पता चलता है कि वहाँ वो जो है बेचारे थके मादे आते हैं, उनकी थकान जो है कौन बुझाएगा। तो ये लड़की फैसला करती है कि मैं जाऊंगी, उनकी सेवा करूंगी। तो ये वहां से लंदन से आती है दुबई से जाती है इराक, और वहां से रक्का वगैरह चले जाती है, पैदल चली जाती है, और वहां ये आईसीएस बहू के नाम से फेमस होती है। आप सोचिए, वहां जाने के बाद ये कहा जाता है ऐसे 50 लोगों की सर्विस किया करती थी या जो भी होता था इससे, और ये बहुत ऊपर वाले को याद करती थी। उसके बाद इसका किसी अल्जीरियन से अफेयर हो जाता है, उससे फिर ये वहां निकाह कर लेती है, उससे इसका कुछ बच्चा हुआ था या नहीं हुआ था, अबॉर्शन हुआ था, जो भी हुआ था। फिर ये अमेरिकन सोल्जर्स जब आते हैं वहां पर,
तो इन लोगों को वहाँ से रेस्क्यू कराती है, फिर इनको हटाते हैं, इनको समझाते हैं, तो इनको वहाँ के कैंपों में रखा जाता है जो रेड क्रॉस सोसाइटी के होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करती है, मानवाधिकार टाइप के काम करती है रेड क्रॉस भी, और लोगों को बचाने का, जैसे डॉक्टर वगैरह भेजना, ये रेड क्रॉस के अंदर ही आते हैं, एक मानव सेवा का कार्य करती है। तो वहाँ से इनको कैंप में रख देती है। अब इनके पेपर वर्क की बात आती है तो लंदन सीधे सीधे कह देता है भाई हम अपने वहाँ इस आतंकी को नहीं रख सकते हैं। बांग्लादेश से कहा जाता है कि आपके वहाँ तो पैदा हुई है, तो कहते हैं नहीं, हमारे वहाँ से बचपन में ही लंदन चलेगी तो हमारी नागरिक नहीं है। तो इसके नागरिक होने के अधिकारों का पता है किसने ठेका लिया? TV9 के एक मुस्लिम पत्रकार थे, उन्होंने इसका ठेका लिया। उन्होंने एक बड़ी मर्मम सी स्टोरी बनाई कि देखो अब क्या होगा उसके अधिकारों का, वो कोई जमीन नहीं खरीद सकती, वो कोई मतलब वो मारने जा रही है कई लोगों को, वो यहाँ जमीन नहीं खरीद सकती, इस प्रकार की बातें बता रही है, जिसको हर पोर्टल में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हर पोर्टल में है ये खबर आईसीस बहू का। तो आप सोचिए इस तरह की मानसिकता के लोगों को भी बचाने का काम कुछ लोग कर रहे थे, और वो लोग कभी नहीं बदलते जो वहाँ एक बार लड़ाके बन जाते हैं, आप ये समझ लीजिएगा। तो क्या आपको लगता है जो 35,000 लड़कियां या 32,000 लड़कियों की बात जो हो रही है, ये फिर बदलती हैं, जिनके जिस्म में हजारों लोगों की छाप चढ़ चुकी हो, जो दिन रात हमारी मंजिल फसाद है ये सुनती हूँ, पूरी दुनिया में हमें निश्चित नाबूद करना, उसे खत्म करके अपनी जंगे आज़ादी लेनी है, चाहे ये कहा जाता हो, और तुम्हारा जन्म इसी के लिए हुआ है, जो सुबह शाम हो रहा है उनके साथ, इसी के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हें सर्व करने के लिए बनी हो। तो जहाँ पर इस तरह की बातें हो रही हो, आपको लगता है कि उन लड़कियों को दोबारा से सुधारा जा सकता है? ये इसमें दो बातें हैं, एक तो पैसा कमवाना हर डायरेक्टर हर प्रोड्यूसर चाहता है, लेकिन विपुल शाह का मुझे इसलिए डाउट है कि एक तो इस खेमे के नहीं है, दूसरा इतनी खतरनाक तरीके से फंडिंग करता कौन है कि फिल्में फ्लॉप हो रही है, डिजास्टर हो रही है, और जहाँ पर थोड़ा बहुत एवरेज वो है भी, वहाँ पर भी 1-2 करोड़ की कमाई है। तो इतनी फिल्मों में इतना नुकसान करके पैसा दे कौन रहा है? ये तजुर्बे वाली बात है। अब दूसरी और एक चीज और हो सकती है कि जो 32,000 लड़कियां मोमिन हो चुकी हैं, उन लड़कियों को वापस लाया जाए या उनके लिए सिंपैथी जुटाई जाए, या फिर जो यहाँ कन्वर्ट होके फिर दोबारा वो होती हैं। तो दोस्तों ये सही बात नहीं है। जो गया वो गया, अपनी स्वेच्छा से वापस आए, ठीक है। आप क्या जाएंगे सीरिया मोसुल बचाने के लिए? यहाँ की लड़कियां तो बचा लीजिए, गली मोहल्ले में कृष्णा गोपाल लड़के सही नहीं है, कोचिंग जाने वाले के 300 टुकड़े करे जाते हैं, फिर अप्राकृतिक यौनाचार करा जाता है। तो आप बताइए, तो आपके लड़के और लड़कियां वो सही नहीं है, तो आप किस पे यकीन करेंगे, किस पे भरोसा करेंगे? दोस्तों इस चीज के साथ मैं आपको छोड़े जा रही हूँ। अब ये रिव्यू आप खुद देख लीजिएगा, रिव्यू क्या है, ये एक डिटेल आपके साथ समीक्षा है मेरी, ये समीक्षा मैंने करी है, और ये कलाकार, ये लोग, जावेद जाफरी, ये सब, ये खेमा, ये कौन सा खेमा है, आप देखिए इसको और आप खुद समझिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी टट्टू के आप आमदनी करवाने जा रहे हैं और वो आपका ही बेड़ा गर्क करवाए बाद में। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। प्लीज अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और हमें किसी भी तरह से आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं इस तरह से अच्छी वीडियो बनाते रहूँ, तो प्लीज इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में देखते हुए अगर हमें गूगल पे, फोन पे और पेपाल के माध्यम से सहयोग करना चाहते हैं तो हमें संगठन मजबूत बनाने में कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी, और जो मैं कार्य कर रही हूँ उसे मैं कर पाऊंगी। मेरा उद्देश्य है आपके सामने सही बात लाना, कभी कभी आप कॉमेडी करके हंसाना भी, और कभी कभी उस कॉमेडी में अपना दर्द बयां करना भी। बहुत बहुत धन्यवाद। समूचे विश्व में भगवान लहरे, समूचा विश्व सनातनी हो जाए। जय जय श्री राम, जय जय माता महाकाली, हर हर महादेव, जय जय एकलिंग जी महाराज, जय भवानी, जय शिवानी। धन्यवाद दोस्तों।